कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। और मजदूरों किसानों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो तबका है वो दलित पिछड़ा तबका, वो इस वर्ग में आता है। और उनके हक और अधिकार के लिए, उनके रिजर्वेशन के लिए, उनकी मांग के लिए जब आवाज उठती है तो आवाज संसद के गलियारों में गूंजती है। और आवाज गूंजनी चाहिए, क्योंकि ये देश की आबादी के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा दलित पिछड़ों का, मूल निवासियों का है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया, ये वो लोग हैं इस देश की मिट्टी में जिनका पसीना और खून शामिल है। वो लोग जंतर मंतर पर अगर आएं और अपने हक की आवाज उठाएं तो बड़े शर्म की बात है सरकार को। इनके तो पैर धो के, मोदी जी तो पैर भी धोते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते। इनके तो पैर धो के इनका काम करना चाहिए और इनको इनका हक बिगर मांगे मिले तब तो सरकार है। अगर मांगना पड़ता है तो बड़ी शर्म की बात है। सर कहाँ से आए हैं यार, और क्यों जंतर मंतर पे आना पड़ गया? हम मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। हमारे बहुत बुनियादी सवाल है। इस देश में आरक्षण का कानून होना चाहिए। आरक्षण के कानून न होने से आरक्षण का ईमानदारी से अमल नहीं हो रहा है। राइट टू आरक्षण की बात कर रहे हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, उस तरह की बात कर रहे हैं कि मतलब अधिकार ही होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे पूना पैक्ट कहते हैं। आज आरक्षण को 10 साल के लिए एक्सटेंड करने के लिए एक छोटा सा एक ऑर्डिनेंस सर्कुलर निकाला जाता है। हर बार 10 साल बाद बढ़ाया जाता है। 10 साल बढ़ाया जाता है। एक्ट की तरह काम करता है। आरक्षण का कानून अगर रहेगा तो आरक्षण के साथ जो छेड़खानी कर रहा है, आरक्षण के अमल बजानी नहीं कर रहा है, आरक्षण को जानबूझकर अमल नहीं कर रहा है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की प्रोविजन। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होता है 2/3 जिस तरीका, उस तरह का प्रावधान चाह रहे हैं जिसमें कि परिवर्तन ना हो सके? जिस प्रकार मोदी साहब ने 3 तलाक का कानून किया, हाँ, गाय बच्चों को काटने का कानून किया, ठीक है, बहुत सारे कानून किए, उसी प्रकार हम इस देश में आरक्षण का कानून चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह सरकारें हर 10 साल के अंदर रिव्यू कर लेती हैं, उसमें कुछ घटा देती हैं, कुछ बढ़ा देती हैं, अधिकारों के साथ समझौता हो जाता है और बहुत जो मजबूत वर्ग है वो अक्सर आरक्षण को ले लेता है, गरीबों का हिस्सा ले लेता है और अपनी जो मजबूत जातियाँ, सशक्त जातियाँ, वो भी उसमें घुसने की कोशिश करती हैं बैक एंड से। ये सब समस्याएं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई एक कानून बना दो, ये रोज रोज का झंझट बर्दाश्त नहीं होता। क्या लगता है, बनेगा कानून? कानून तो बनना चाहिए और लोगों की तो मांग है, लेकिन सरकार किस प्रकार की है? सरकार अगर आरक्षण के विरोध की रहेगी तो करेगी नहीं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं अभी इनका करना चाहिए तो वो करेंगे, अगर नहीं करते तो हमें फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और वो आगे तक करते रहेंगे। आपके जो लीडर हैं, समाज के लीडर हैं, आप लोग जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इतनी कमज़ोर क्यों है कि उस दबाव में आ जाती है और सही से बात नहीं उठाती? पहले तो हम जातियों में बटे हुए हैं, हर एक की अपनी अपनी मान्यता अलग है और इनको सबको एक साथ लाना हर एक की बस की बात नहीं है। तो हम कुछ कैटेगरीज कर चुके हैं, एससी कर चुके हैं, एसटी कर चुके हैं, उसमें उस तबके को एक साथ ला रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से ये जो रिजर्वेशन है, ये जो इसमें रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या होता है एक साथ सब वोटिंग करते हैं और हमारा जो प्रतिनिधि है जो हमारा होना चाहिए वो चुनकर आता नहीं है और उसकी वजह से ये बहुत बड़ा वो चक्कर है। क्या जब पूना पैक्ट था तो उसके अंदर ये कहा गया था कि दलितों के लिए अलग पॉलिटिकल सिस्टम होगा और उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। अभी क्या होता है कि वो रहता तो दलितों की आबादी जब फिक्स हो जाती है सीट तो वो रहता तो सबका है वो, लेकिन कहते दलित का है, असल में वो होता नहीं। चुनकर आता है वो कहता है मुझे तो सभी ने वोट किया। अब उसको ये पता होगा कि ये मेरे ही कैटेगरी के लोगों ने मुझे वोट किया तो उनकी काम करेगा। इसी बात को मैं बहुत अच्छी तरह से, हिस्सा आंदोलन भी इस तरह का चल रहा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। जिस प्रकार ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ, जिस प्रकार टीचर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिल्कुल है, जहाँ कैंडिडेट टीचर रहता है, हाँ, जहाँ कैंडिडेट ग्रेजुएट रहता है, उसको वोट देने वाला भी टीचर रहता है या ग्रेजुएट होता है। यहाँ क्या होता है, कैंडिडेट SC ST का रहता है, वोट सब देता है, वोटर मात्र जनरल रहता है, हाँ, तो वो वही कैंडिडेट चुन कर जाता है जो मेजॉरिटी जो अपर कास्ट है, हाँ, उनका हित का जो काम करता है। उनके वो कहता है कि भाई मेरे को तो सबने वोट किया, वो तो मैं क्यों? हमारा कहना है कि इसी प्रकार इंडियन पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ये पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट है, रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट अगर रिजर्व रहेगा वोटर भी रिजर्व होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और पूना पैक्ट जब हुआ था तो डबल वोटिंग की भी बात हो रही थी उस समय, लेकिन जब गांधी जी अड़ गए और बाबा साहब को थोड़ा पीछे हटना पड़ा तो बाबा साहब ने कहा था ये मेरी बहुत बड़ी भूल है।
अब क्या लगता है कि वो रिफॉर्म होगा, क्योंकि अब बाबा साहब के मानने वाले तो वो सब सहमत हो गए उस बात पे, आप लोग बात उठा रहे हैं, क्या लगता है रिफॉर्म होगा? हम क्या कर रहे हैं, ये मांग को लेके सेफ रिजर्वेशन मूवमेंट के अंतर्गत हमने ये मांग उठाई, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कई लोगों को कई नेताओं को इस देश के अंदर मिर्ची लग रही है, बुरा लग रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन की जब बात आती है और नरेंद्र मोदी जी जो एक एक पहल कर रहे हैं तो देश के हित में वो पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमारी उम्मीद बढ़ गई कि जो 70 साल में जिस चीज़ को कांग्रेस ने दबा के रखा, ये सही मौका है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सोच था उस सोच की अमल बजावनी करने के लिए सही मौका है। और इसलिए इस सरकार के पास हमारी ये भावना पहुंचाने के लिए आज हम यहाँ पर भाइयों जंतर मंतर पर आए हुए। हमारे साथ में ये जो ट्राइबल एरिया जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उस ट्राइबल कम्युनिटी के युवा नेता सुखदेव पवार जी भी है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो अलग संगठन के प्रमुख लोग हम इस मांग को लेकर आए। आज हम पीएम ऑफिस में जा रहे हैं और जो नासिक में जो विमानतल है उसको जो नाम देना है, तो उस सिलसिले में सिंधिया जी के कार्यालय भी हम लोग जाने वाले। और इस बात को अगर पॉजिटिवली नहीं होता है तो निश्चित स्वरूप में SC/ST की जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो खासदार की, हम सभी खासदार को आने वाले समय में मिलकर उनको सबको साथ में लेके एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा करेंगे। पर मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार दलितों के साथ है, सरकार बहुजनों के साथ है, सरकार गरीबों के साथ है। इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर आए हुए, इस जंतर मंतर पर आए हुए कि निश्चित स्वरूप एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे, कहीं पर किसी कास्ट को SC में डाल देते हैं, कहीं OBC में डाल देते हैं, ST के साथ भी ऐसा है। एक अलग लड़ाई है, तो आरक्षण के नाम पर कहीं कहीं तो मिल जाता है हक और कहीं नहीं मिलता। तो वन रिजर्वेशन, वन कास्ट और होल नेशन वन रिजर्वेशन वाली बात भी हो रही है क्या? मतलब कि यहाँ पर एक कास्ट है वो ST में है, कहीं SC में है, इस तरह का ऐसा है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा रह रहा है, मराठा आरक्षण है। तो उसी मराठे को हरियाणा में कुछ अलग बोला जाता है, पंजाब में कुछ अलग बोला जाता है, तो वहाँ उन लोगों को आरक्षण दिया जाता है। आज सवाल ऐसा है कि हमारे ये कुंचीकुरी समाज के जो लोग हैं, इनका भी एक बड़ा ऑल इंडिया पर आरक्षण का मुद्दा खड़ा है। सर, जैसे आपका समाज है ST के अंदर, जैसे बताया सर ने ST के अंदर आता है, क्या लगता है आपको कि सरकार ने इतना ज़्यादा इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जगह कहीं कुछ है कहीं कुछ है, इतना ज़्यादा एक तरह का इतना ज़्यादा वो हो गया है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि हम एक जाति के, एक धर्म के लोग हैं, एक जाति के लोग हैं। इनको आके महाराष्ट्र में 2 कटे में विभाजित है, कहीं पे NT कहते हैं तो कहीं ST। हाँ, वही विदर्भ साइड में ST का उनको आरक्षण मिलता है। हाँ। और विदर्भ छोड़ने के बाद उनको NT का आरक्षण मिलता है। मतलब यही और जाति तो एक ही है, जाति एक ही है, लेकिन 2 तरह का दो आरक्षण। तरीके से आरक्षण। तो ये क्यों है? यही तो समझ में नहीं आती है। तो कानून इसके लिए भी बनवाने की कोशिश इसके लिए भी करेंगे। कानून देखिए मैं बता दूं, नेशनल लेवल पे उस पे कुछ होना चाहिए, नेशनल लेवल पे वो कमेटी गठित होनी चाहिए और उस तरह से किसको किस तरह का आरक्षण देना चाहिए वो होना चाहिए। देखिए मैं बता दूं कि रिजर्वेशन के साथ जो खेल हुआ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जब बात हुई, जब पूना पैक्ट हुआ, तो ये बात बड़े जोर शोर से उठाई गई थी कि दलितों का जब तक उत्थान नहीं होगा, जब तक कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। लेकिन वहाँ भी खेल हुआ, नेगोशिएशन हुआ, और नेगोशिएशन के बाद गांधी जी और अंबेडकर जी एक टेबल पर आए और मिल बैठकर उन्होंने एक नया तरीका निकाला, जिसको रिजर्वेशन के नाम पे हम लोग देखते हैं अंग्रेजों के टाइम से शुरू हो रहा है और अभी भी आ रहा है। लेकिन उससे भी जो मूल बात थी कि दलितों का उत्थान होना, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, कमजोरों का उत्थान नहीं हो पाया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 10-10 साल का जो टेन्योर होता है वो इनको बर्दाश्त नहीं है। ये कह रहे हैं कानून बने, और ऐसा कानून बने जिससे दलित की वोटिंग हो तो दलित ही कैंडिडेट हो, सब तरह का। हाँ जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, ये पूरे देश के अंदर जो सफाई कामगार हैं, उस सफाई कामगार को लेकर हरियाणा में, महाराष्ट्र में ईश्वर भाई झंझोटड़ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि राज्य में और केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार के माध्यम से बोर्ड बनाया जाए। तो महाराष्ट्र के सफाई कामगार के नेता और हरियाणा राज्य के कन्वीनर ईश्वर भाई झंझोटड़ भी इधर है।
मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से उनकी बात जो वो कहना चाहते हैं वो भी यहाँ पर रखा जाए। ईश्वर सर, इतना बड़ा आंदोलन आप उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए थे एक बार, इस तरह की बात हो रही है। आप उनसे भी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको, बहुत आसान नहीं है जो आप मांग रहे हैं। बाबा साहब तो हमारे खून में है। जब तक हम सोते नहीं, जब खाते नहीं, जब भी बाबा साहब के नाम बगैर हमारा कोई कामकाज ही नहीं होता है। दिन जब उदय होता है तो महाराष्ट्र में की पूरी हिंदुस्तान में आज सफाई कामगार के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। आपने न्यूज के माध्यम से कभी देखा होगा, मुंबई में एक साथ में 7 लोगों ने ड्रेनेज लाइन में जो सफाई का काम करने गए, कहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं है तो वहाँ पर वो लोगों ने टाकी बनाई है। तो सफाई कामगार को ठेके पे दिया जाता है, ठेकेदार कोई उच्च जाति का रहता है, लेकिन सफाई कामगार बेचारा वो महिला जो है टाकी से निकालता है। का मतलब है कि ऊपर जो पैसा है वो सब ठेकेदार खा जाता है, ठेकेदार जा जाता है। और वो सफाई कामगार को कोई सुविधा नहीं जाती, ना ऑक्सीजन दिया जाता है, ना उसको रस्सी दी जाती है, ना लाइट दी जाती है। वो बेचारा जब टाकी में उतरता है तो वहाँ पे जहरीली गैस होती है, वहाँ मर गया और कोई उसको बचाने देगा कि अब सफाई को ऊपर, वो भी अंदर। इस प्रकार से महाराष्ट्र में 3 घटना भी, 4 ऐसा हुआ सर, मैंने दिल्ली में भी हुआ, हरियाणा में भी, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो आज सबसे अगर परेशान है तो सफाई कामगार है। तो इतना भयानक है, जिस दिन हिंदुस्तान में सफाई कामगार ने अगर काम बंद कर दिया तो मुझे लगता है चाइना से और पाकिस्तान से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग ऐसे ही बीमारी से मर जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक तरह के सैनिक हैं और देश के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, वो देश की रक्षा करते हैं। वो अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालकर, अपनी जान को खतरे में डालकर हर रोज लड़ते हैं, हर रोज मरते हैं, लेकिन फिर भी काम को रुकने नहीं देते हैं। और जब उनके हक और अधिकार की बात आती है, उनके कुछ मिलने की बात आती है तो खा जाते हैं ठेकेदार। सफाई कर्मचारी सबसे दबा कुचला निचले पायदान पर है, जातिगत रूप से भी पायदान पर है और सामाजिक रूप से भी पायदान पर है, निचले पायदान पर है। उसको उत्थान के लिए सरकारों को कुछ ना कुछ सेफ गार्ड बनाना होगा, कुछ ना कुछ सुरक्षा करनी होगी उनकी। जब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी, इनके भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, देश का भविष्य भी मुझे लगता है सुरक्षित नहीं होगा।